342 करोड़ की ट्रेन डकैती की। 8 अगस्त 2016 सुबह करीब 9 बजे तमिलनाडु के सैलम रेलवे स्टेशन से 1106-4 सैलम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस चलने के लिए तैयार खड़ी थी। स्टेशन पर काफी हलचल थी और लोग जल्दी जल्दी अपनी सीटों पर बैठ रहे थे। जहां ड्राइवर अपने रूटीन चेक में व्यस्त था, वहीं गार्ड हर डिब्बे का निरीक्षण करने में लगा था। सैलम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस एक पैसेंजर ट्रेन है जो रोज सैलम स्टेशन से चलती है। 14 स्टेशन पार करके अगली सुबह एग्मोर स्टेशन पहुंचती है। लेकिन आज इस ट्रेन के साथ 2 पार्सल कोच भी जुड़े थे, जिनमें 226 सीलबंद लकड़ी के बक्से रखे गए थे। इन बक्सों में 100, 500 और 1000 रुपए के हजारों पुराने नोट भरे थे। 1-2 करोड़ नहीं, बल्कि पूरे 342 करोड़ रुपए। ये सारे नोट गंदे और पुराने थे, जिन्हें तमिलनाडु के अलग अलग बैंकों से इकट्ठा करके आरबीआई की चेन्नई ब्रांच भेजा जा रहा था। दरअसल भारत में हर दिन लाखों नोट लोगों के हाथों से गुजरते हैं और समय के साथ कई नोट फट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं या उनकी उम्र पूरी हो जाती है। बैंकिंग भाषा में ऐसे नोटों को सॉइल्ड करेंसी कहा जाता है। ये नोट बैंक से इकट्ठा करके आरबीआई भेजे जाते हैं, जहां इन्हें नष्ट करके उसी वैल्यू के नए नोट छापे जाते हैं। दोनों पार्सल कोच में रखे ये 342 करोड़ रुपए पूरी तरह सील थे और इस पैसे को सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए 18 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। कुछ देर बाद गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और यात्रियों व पार्सल कोच को लेकर सैलम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस धीरे धीरे सैलम स्टेशन से रवाना हो गई। आम यात्रियों के लिए यह एक साधारण सफर था। कोई स्टेशन पर अपने रिश्तेदारों को अलविदा कह रहा था, तो कोई अपने ख्यालों में खोया था। कुछ देर बाद ट्रेन पूरी रफ्तार से हवा से बातें करने लगी। रात गहराती जा रही थी। कुछ लोग खिड़की के पास ठंडी हवा का मजा ले रहे थे, तो कई लोग घर से लाया खाना खत्म करने में व्यस्त थे। कुछ बच्चे मोबाइल फोन में लगे थे, तो कोई सोने की तैयारी कर रहा था। पार्सल कोच के ठीक पीछे वाले डिब्बे में सभी 18 पुलिसकर्मी बंदूकों के साथ पूरी तरह अलर्ट बैठे थे। किसी को नहीं पता था कि रात के अंधेरे में इसी ट्रेन की छत पर 5 लोग सवार हैं, जो भारत के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती को अंजाम देने वाले थे। जैसे ही ट्रेन शहर छोड़कर सुनसान इलाके में दाखिल हुई, छत पर मौजूद 5 चोर चुपचाप पार्सल कोच की छत तक पहुंचे और बैटरी से चलने वाले कट्टर से छत काटना शुरू कर दिया। वे चोर बहुत दिनों से इस मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कई दिनों तक उन्होंने स्टेशनों की सावधानी से प्लानिंग की थी और ट्रेन की कोच पोजीशनिंग, सुरक्षा मैनुअल और आरबीआई का पैसा किस दिन भेजा जाता है, इसकी पूरी जानकारी जुटा ली थी। सैलम स्टेशन से एग्मोर स्टेशन के बीच विरुधाचलम नाम का एक स्टेशन पड़ता है। तब तक सैलम से विरुधाचलम के बीच इलेक्ट्रिक रूट की सुविधा नहीं थी, इसलिए इन दोनों स्टेशनों के बीच सभी ट्रेनें डीजल इंजन से चलती थीं। इसके बाद जब विरुधाचलम स्टेशन आता, तो डीजल इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन से बदल दिया जाता था। इलेक्ट्रिक रूट पर ऊपर हाई वोल्टेज तार होते हैं, जिन पर एक छोटी सी गलती से भी करंट लगने का बड़ा खतरा रहता है। इसी वजह से 5 चोर जानते थे कि उन्हें जो भी करना है वो पहले करना होगा। ये पूरा नजारा किसी फिल्मी सीन जैसा था। चलती ट्रेन की छत पर 5 लोग बड़ी डकैती को अंजाम देने में व्यस्त थे। रात के 10:15 बज चुके थे और लगभग पूरी ट्रेन नींद में जा चुकी थी। करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती ट्रेन हवा से बातें कर रही थी और उसी रफ्तार में कटर से निकलने वाली आवाज भी कहीं दब जाती थी। हर सेकंड कीमती था, क्योंकि विरुद्धाचलम अब ज्यादा दूर नहीं था। इस तरह वे लोग लगातार अपना कटर चलाते रहे और नतीजा यह निकला कि उन्होंने पार्सल कोच की छत में जल्द ही करीब 2 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा छेद बना दिया। 5 के चेहरे खुशी से चमक उठे और फिर उनमें से 2 लोग बिना कोई आवाज किए रस्सी की मदद से पार्सल कोच की छत से नीचे उतरे, जहां लकड़ी के बक्सों में करोड़ों रुपए रखे थे। नीचे उतरते ही दोनों लुटेरों ने सबसे पहले एक बक्से का ताला तोड़ा और सारे नोट एक लुंगी में भरने लगे। एक बक्सा पूरी तरह खाली करने के बाद उन्होंने एक एक करके 3 और बक्सों के ताले तोड़े और उनमें से नोट निकालकर लुंगी में भर लिए। इस तरह उन्होंने कम समय में इतना पैसा लूट लिया
कि उनकी 6 लुंगियां नोटों से पूरी तरह भर गईं। उनकी इच्छा और भी ज्यादा पैसा लूटने की थी, लेकिन वक्त कम पड़ रहा था और कुछ ही मिनटों में विरुधाचलम स्टेशन आने वाला था। ऐसे में छत पर बैठे उनके साथियों ने पैसों से भरे उन दोनों को रस्सी की मदद से खुद पार्सल कोच की छत पर वापस खींच लिया। इसके बाद पांचों लुटेरे बेसब्री से वेल्लूर ओवरब्रिज का इंतजार करने लगे, जहां उनके कुछ साथी पहले से वैन लेकर खड़े थे। वेल्लूर ओवरब्रिज विरुधाचलम स्टेशन से कुछ किलोमीटर दूर है और ट्रैक के मोड़ की वजह से ट्रेन यहां धीमी हो जाती थी। जैसे ही ट्रेन वेल्लूर ओवरब्रिज पर पहुंची, पांचों लुटेरों ने पहले अपनी पैसों से भरी लुंगियां नीचे अपने साथियों की तरफ फेंकी, फिर खुद ट्रेन से कूदकर वैन में बैठ गए और कुछ ही देर में गायब हो गए। इन सब के बावजूद ट्रेन आगे बढ़ती रही और सिर्फ एक डिब्बे पीछे बैठे उन 18 पुलिसकर्मियों को इस डकैती की भनक तक नहीं लगी। इसके बाद ट्रेन रात 11 बजे विरुधाचलम स्टेशन पहुंची, जहां डीजल इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन से बदला गया और इस पूरी प्रक्रिया में करीब 1 घंटा लगा। लेकिन तब भी किसी को इस डकैती के बारे में कुछ पता नहीं चला। इसके बाद सेलम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस ने एक बार फिर अपनी यात्रा शुरू की और चेन्नई के एग्मोर रेलवे स्टेशन पहुंची। जैसे ही ट्रेन रुकी, हलचल शुरू हो गई और धीरे धीरे सभी यात्री ट्रेन से उतरने लगे। इसके बाद वे 18 पुलिसकर्मी भी उतरे और रूटीन के मुताबिक पार्सल कोच के चारों तरफ खड़े हो गए। उन्हें अब भी नहीं पता था कि पैसों से भरा बक्सा पहले ही लूटा जा चुका है। कुछ घंटों बाद आरबीआई के अधिकारी भी पैसा लेने के लिए वहां पहुंचे। पहला पार्सल कोच खोला गया, जिसमें सब कुछ सामान्य था और नोटों के सारे बक्से करीने से रखे हुए थे। लेकिन जैसे ही आरबीआई अधिकारियों ने दूसरे पार्सल कोच का गेट खोला, अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। छत में एक बड़ा छेद दिखाई दे रहा था, जिससे रोशनी अंदर आ रही थी। बक्से इधर उधर बिखरे पड़े थे, जो चोरी हुए नोटों की पूरी गवाही दे रहे थे। फर्श पर 100, 500 और 1000 रुपए के कई पुराने नोट बिखरे हुए थे। यह साफ हो गया था कि कोई ट्रेन की छत काटकर अंदर आया था और भारी मात्रा में नोट लेकर फरार हो गया था। इसके साथ ही स्टेशन पर कुछ ही मिनटों में हड़कंप मच गया और तुरंत उन नोटों की गिनती शुरू की गई। गिनती के बाद 5 करोड़ 78 लाख रुपए कम पाए गए। यह सुनते ही सुरक्षा में हड़कंप मच गया। वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मी और आरबीआई अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। तुरंत जीआरपी, आरपीएफ और लोकल पुलिस को इस लूट की सूचना दी गई और सेलम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस को तुरंत सील कर दिया गया। यह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती थी, जिसने पूरे देश को हिला दिया। हालांकि रकम 5 करोड़ 78 करोड़ थी, लेकिन चलती ट्रेन में छत काटकर और आरबीआई की सील बंद कैश खेप से पैसा निकालना अपने आप में एक चौंकाने वाली बात थी। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। इसके बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा था कि इस मामले को सुलझाने के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा से मदद ली जाने वाली थी। सबसे पहले इस ट्रेन डकैती की जांच गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, जीआरपी और तमिलनाडु पुलिस ने शुरू की। ट्रेन की छत के निशान, बक्सों के कवर, फर्श, हर जगह से सैंपल लिए गए। यह पता लगाने की भी कोशिश की गई कि किन औजारों से ट्रेन की छत को 2 फुट तक काटा गया था। जो बक्से पूरी तरह खाली थे या थोड़े छेड़छाड़ किए गए थे, उनकी भी बारीकी से जांच की गई। इतना ही नहीं, सेलम और एग्मोर के बीच 350 किलोमीटर के पूरे रूट पर जांच की गई और रास्ते में पड़ने वाले हर लोकल पुलिस स्टेशन को अलर्ट किया गया और रूट पर पड़ने वाले रेलवे स्टेशनों से सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा की गई। लेकिन इनमें से कुछ भी काम नहीं आया और जांचकर्ताओं के हाथ पूरी तरह खाली रहे। इस मामले में सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि चोरी हुए नोटों के सीरियल नंबर दर्ज ही नहीं थे। चोरी हुए पैसे को ट्रैक करना जांचकर्ताओं के लिए लगभग नामुमकिन हो गया था। ऐसे में उन्हें चश्मदीद गवाहों के बयानों के साथ साथ परिस्थितिजन्य सबूतों पर निर्भर रहना पड़ा। जांच के मुताबिक सीबीसीआईडी की टीमों ने कई राज्यों का दौरा किया और 2000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, लेकिन उन्हें कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। इसी तरह करीब 2 साल बीत गए,
लेकिन यह मामला कहीं भी सुलझता नजर नहीं आ रहा था। लुटेरे खुली हवा में सांस ले रहे थे और जांच टीम की हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। हर तरफ से नाकामी के बाद आखिरकार सीबीसीआईडी ने इस मसले को सुलझाने के लिए इट एक्सपर्ट्स की मदद लेनी शुरू की। इट एक्सपर्ट्स को यह काम सौंपा गया कि वे 8 और 9 अगस्त 2016 की रात सेलम चेन्नई एगमोर एक्सप्रेस के चलने के दौरान सक्रिय रहे सभी मोबाइल नंबरों का डेटा निकालें। डेटा एनालिसिस के दौरान कुछ ऐसे मोबाइल नंबर सामने आए जो ट्रेन की रफ्तार के साथ साथ अपनी लोकेशन बदल रहे थे, यानी ये नंबर उसी रूट पर चल रहे थे और इनमें से कुछ नंबरों की लोकेशन ट्रेन की रफ्तार के साथ साथ बदल रही थी। जब इन नंबरों की डिटेल निकाली गई तो पता चला कि ये सभी मध्य प्रदेश के एक ही इलाके से जारी हुए थे। लेकिन सिर्फ मोबाइल नंबरों की ट्रैकिंग से यह तय नहीं हो पा रहा था कि यही लोग इस ट्रेन डकैती के पीछे हैं, क्योंकि यह नंबर उस दिन ट्रेन में सफर कर रहे हजारों यात्रियों में से किसी का भी हो सकता था। मामला अभी भी अधूरा था, इसलिए इस केस को आगे बढ़ाने के लिए सीबीसिड ने अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा से मदद ली। नासा की टीम ने उस रात सेलम और चेन्नई के बीच के इलाके का जायजा लिया। इसमें हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें मांगी गईं और उन तस्वीरों का बहुत गहराई से विश्लेषण किया गया। सफर के दौरान इन तस्वीरों में ट्रेन की छत पर कई लोगों जैसी आकृतियां नजर आईं। खास बात यह थी कि ये आकृतियां विरुद्धाचलम के आसपास अचानक गायब हो गईं, यानी यह साफ हो गया कि यह चोरी डीजल इंजन बदलने से पहले ही की गई थी। इस तरह धीरे धीरे इस मामले की परतें एक एक करके खुलने लगीं। मोबाइल डेटा और सैटेलाइट तस्वीरों को जोड़कर सीबीसिड इस नतीजे पर पहुंची कि इस ट्रेन डकैती में करीब 11 लोग शामिल थे और वे सभी संदिग्ध थे। इसके बाद सीबीसाइड ने इन चोरों को गिरफ्तार करना शुरू किया। मध्य प्रदेश पुलिस ने उनसे संपर्क किया और उन्हें पूरे मामले की जानकारी देकर चोरों की गिरफ्तारी में मदद मांगी। नतीजतन डकैती के करीब 2.5 साल बाद 12 अक्टूबर 2018 को सीबीसीआईडी ने मध्य प्रदेश के रतलाम के निवासियों को गिरफ्तार किया। दिनेश पर्दी और रोहन पर्दी को तमिलनाडु के चेन्नई से गिरफ्तार किया गया। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। शुरुआत में दोनों टालमटोल करते रहे, लेकिन जल्द ही जब सख्ती दिखाई गई तो वे टूट गए और उन्होंने कबूल कर लिया कि वे इस ट्रेन डकैती में शामिल थे। पूछताछ में पता चला कि यह ट्रेन डकैती पर्दी गैंग ने अंजाम दी थी और इसका सरगना मोहन सिंह पर्दी था। इसके बाद सीबीसिड मध्य प्रदेश पहुंची, जहां पता चला कि इस मामले के बाकी सभी आरोपी पहले से ही दूसरे मामलों में यहां जेल में बंद थे। इसके बाद सीबीसिड ने मध्य प्रदेश पुलिस के साथ तालमेल बिठाकर गुना सेंट्रल जेल से मोहन सिंह पर्दी, महेश पर्दी और कृष्णा उर्फ कालिया को और अशोकनगर जेल से ब्रजमोहन पर्दी को आगे की जांच के लिए चेन्नई लाया। पर्दी गैंग का सरगना मोहन सिंह पर्दी मध्य प्रदेश के गुना का रहने वाला था। उसने अपने रिश्तेदार कृष्णा उर्फ कालिया के साथ मिलकर अपराध की शुरुआत की थी। इससे पहले मोहन ने अपनी पत्नी, बच्चों और रिश्तेदारों की हत्या में भी हिस्सा लिया था। इसके बाद उसने राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में डकैती और हत्याएं की। पुलिस उसके गैंग के पीछे लगी रही और कुछ लोगों को पकड़कर जेल भेज दिया। मोहन सिंह को शक हुआ कि उसके गैंग के रुखसद और नवल ने पुलिस की मदद की है, इसलिए उसने दोनों की हत्या कर दी। मोहन सिंह और उसके गैंग ने जम्मू कश्मीर में एक ही परिवार के 5 लोगों की भी हत्या कर दी थी। इस मामले में कई राज्यों की पुलिस उसके पीछे थी, इसलिए गिरफ्तारी के डर से मोहन सिंह अपने गैंग के साथ भागकर दक्षिण भारत आ गया और पकड़े जाने से बचने के लिए अलग अलग जगहों पर रहने लगा। जांच में पता चला कि मोहन सिंह 2016 में अपने गैंग के साथ तमिलनाडु के सेलम पहुंचा और रेलवे ट्रैक के पास झोपड़ियों में रहने लगा। पुलिस की नजरों से बचने के लिए सभी लोग मजदूर बनकर समाज में घुल मिल गए और बड़ी चालाकी से छोटी मोटी चोरियां भी करते रहे। इसी दौरान मोहन सिंह की मुलाकात सेलम के एक लोकल गैंग से हुई, जिससे उसे पता चला कि आरबीआई को गंदे और पुराने नोट कैसे भेजे जाते हैं। उसे यह भी पता चला कि यह पैसा किस ट्रेन से और कब भेजा जाता है।
इसके बाद मोहन सिंह ने बैंक का पैसा लूटने का फैसला किया और अपने गैंग के साथ ट्रेन के रूट की पूरी जानकारी जुटाने के लिए उसने हफ्तों तक अयोध्या पट्टनम और विरुधाचलम स्टेशनों के बीच रेकी की। इसके बाद कई दिनों तक उसने सैलम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस के रूट को भी अच्छी तरह से जांचा। इससे पर्दी गैंग को यह पता चला कि अयोध्या पट्टनम और विरुधाचलम के बीच इस ट्रेन की रफ्तार काफी धीमी रहती है और सेलम व विरुधाचलम के बीच इलेक्ट्रिक रूट नहीं है और इस दौरान ट्रेन डीजल इंजन पर चलती है। ऐसे में मोहन सिंह पर्दी ने विरुधाचलम स्टेशन से कुछ किलोमीटर पहले ट्रेन को लूटने की योजना बनाई और 8 अगस्त 2016 की रात उसने अपने साथियों के साथ चलती ट्रेन की छत काटकर 5,78,00,000 रुपए लूटकर फरार हो गया। लेकिन कहा जाता है कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। पर्दी गैंग के साथ भी यही हुआ। पर्दी गैंग इस पैसे का ठीक से इस्तेमाल भी नहीं कर पाया और इस लूट के महज 3 महीने बाद 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने काले धन को खत्म करने के लिए नोटबंदी का ऐलान कर दिया। तब तक पर्दी गैंग सिर्फ कुछ जमीन, जायदाद और कुछ सामान ही खरीद पाया था और इस तरह नोटबंदी के बाद उनके पास बचे पुराने 500 और 1000 के नोट बेकार हो गए। इस तरह पर्दी गैंग को अपने बचे हुए करोड़ों रुपए जलाने पड़े। मध्य प्रदेश में अपने गैंग के साथ रहते हुए कुछ समय बाद वह किसी और मामले में जेल चला गया। इसके बाद उसे और उसके साथियों को सीबी सिड ने ट्रेन डकैती के केस में गिरफ्तार करके तमिलनाडु लाया। इस तरह भारत की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती सुलझी, लेकिन इसमें कुल 730 दिन लग गए। इस ट्रेन डकैती ने ट्रेन सुरक्षा की कई गंभीर खामियां उजागर कर दी। इसलिए इसके बाद रेलवे और आरबीआई दोनों ने अपनी सुरक्षा मजबूत करने पर जोर दिया। हाई वैल्यू कैश कंसाइनमेंट के लिए ज्यादा सख्त नियम बनाए गए। इसके बाद जिस कोच में पैसा रखा जाता उसी कोच में पुलिस को बिठाने की व्यवस्था की गई। सीसीटीवी, सर्विलांस और जीपीएस ट्रैकिंग जैसे कदम उठाए जाने लगे। ट्रेन रूटों की रिस्क मैपिंग की जाने लगी और गैर इलेक्ट्रिफाइड रूटों को और ज्यादा सुरक्षित बनाया गया और सुरक्षा बढ़ाई गई। दुर्भाग्य से हमारे देश का कानूनी सिस्टम अपराधियों के लिए झोल से भरा हुआ है और यही वजह है कि इस ट्रेन डकैती के मास्टरमाइंड मोहन सिंह पर्दी को सबूतों की कमी बताकर 2021 में जमानत पर रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद उसने और भी कई अपराध किए और हालत यह है कि आज उसके खिलाफ अवैध निर्माण, डकैती और हत्या जैसे गंभीर अपराधों के 50 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज भी वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सवाल यही उठता है कि जब 50 फिर वाला शख्स भी सबूतों की कमी के नाम पर बच सकता है, तो एक आम आदमी को न्याय की उम्मीद किससे करनी चाहिए।